स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग चार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स सीखेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग चार्जिंग ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और चार्ज के बारे में स्टडी किए हैं। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक है सम रिलेटेड टू चार्ज, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू चार्ज। जैसे पहला पॉइंट्स है इसमें आपका चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को हिंदी में आवेश घनत्व कहते हैं, और इस घनत्व को पढ़ने के लिए तीन भागों में हम लोग इसे बांटते हैं, या यूं कहिए कि ये तीन प्रकार का होता है। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा है सतह आवेश घनत्व, तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। इसे लिनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, और इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी वस्तु के या किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इकाई विमा पर जितना होता है वही आवेश उस वस्तु का आवेश घनत्व कहलाता है। यूं बोले कि इकाई विमा पर उपस्थित आवेश उस वस्तु का आवेश घनत्व होता है। अब इस टॉपिक को आप यहाँ समझ सकते हो। जैसे देखो कि आप बीमा, यहाँ कहने का मतलब है कि बीमाएं आपकी तीन तरह की हो सकती है। पहला वन विमीय, वन डायमेंशन, टू विमीय, टू डायमेंशन, थ्री विमीय और थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है एक ऐसा वस्तु जिसके पास सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई बहुत कम हो। जैसे हम लोगों का केस है, हेयर है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है लेकिन इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। रॉड हो गया, इसकी लंबाई थिकनेस या चौड़ाई से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा आता है, जो कि वन डायमेंशन में आएगा। तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ रेखीय आवेश घनत्व अप्लीकेबल होता है। अगर हम 2D की बात करें कि एक ऐसा वस्तु जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो परंतु उसकी मोटाई बहुत कम हो, जैसे कि बोर्ड को देखो आप, इसके पास लंबाई है, चौड़ाई भी है लेकिन मोटाई बहुत कम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे द्विविमीय अर्थात टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। आप किसी भी प्लेट को ले सकते हो, ये सब टू विमीय होते हैं। तो टू विमीय की जब जिसके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है उसके पास क्षेत्रफल होता है, अर्थात वो उसके पास जो आवेश होगा उसका नाम पड़ेगा सतह आवेश घनत्व। हम यूँ समझ सकते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व एक विमीय वस्तु के लिए होता है और सतह आवेश घनत्व द्विविमीय वस्तु के लिए होता है। और जबकि ये त्रिविमीय वस्तु के लिए अगर हम बात करें, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करें जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, उसको त्रिविमीय वस्तु कहा जाता है। जैसे आपका घर है, उसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है कि नहीं? तो इस तरह से आप क्यूब हो गया, घना, उसके पास लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, ये सब का सब त्रिविमीय वस्तु आते हैं। तो यूँ कहिए कि जैसे जो त्रिविमीय वस्तु होता है उसके पास आयतन होता है, अर्थात वो आयतन से संबंधित होता है, इसलिए उसके पास जो घनत्व होगा उसका नाम पड़ेगा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो
इन कहिए कि डायमेंशन के आधार पर, बीमा के आधार पर आवेश घनत्व को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, सतह आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आयतन आवेश घनत्व हॉर्न चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसमें पहला का बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग संकेत के रूप में लैम्डा से सूचित करते हैं। इसे लैम्डा पढ़ते हैं जो लैटिन लैंग्वेज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को सिंबल होता है लैम्डा। हम डिस्कशन कर रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व के लिए। जैसे कि हमने बताया कि यह 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मान लीजिए कि ये एक रड है जिसकी लंबाई L है और इस पर कोई आवेश है, मान लेते हैं धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है। अब यूं देखो, जब इसकी लंबाई L है तो इस पर आवेश कैपिटल Q है। देखिए लंबाई L है तो आवेश इस पर कैपिटल Q है। अगर इसकी लंबाई 1 होती तो इसके पास आवेश Q/L होती। तो इकाई लंबाई पर उपस्थित वस्तु पर आवेश उस वस्तु का लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है, अर्थात लैम्डा = Q/L हम इसे लिख सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है, किसी वस्तु के इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश उस वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अर्थात आप ऐसे बोल सकते हो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी, यानी कि यूनिट लेंथ पर, यूनिट लंबाई पर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही उस ऑब्जेक्ट का चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसकी लंबाई को बहुत कम ले लें, छोटा सा इसकी लंबाई ले लें, इस तरह से कुछ देखिए, छोटा सा लंबाई ले लें, इसके एलिमेंट ले लिए, बहुत लंबाई छोटा है, अर्थात लंबाई छोटा dl कर लिए। इस पर उपस्थित आवेश होंगे वो भी बहुत कम होंगे, इस पर आवेश को हमने dq मान लिया। तो अब देखो यहाँ बहुत ही छोटा लंबाई वाले वस्तु के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा = dq/dl, dq/dl, लैम्डा = dq/dl। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट चार्ज का कूलम होता है और लेंथ का मीटर होता है। तो कूलम पर मीटर ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा, कूलम पर मीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, लैम्डा का विमीय सूत्र, तो चार्ज का विमीय सूत्र होता है AT और लंबाई का जो L होता है, L ऊपर जाएगा -1, AT L⁻⁻1। तो आप ये देखिए कि रेखीय आवेश घनत्व 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। इसका फॉर्मूला λ/Q/L होता है, इसकी SI यूनिट कूलम पर मीटर होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला AT L-1 होता है, और यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक इसी प्रकार आप जो है इसका सेकेंड पोर्शन देख सकते हैं। सेकेंड बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से ही स्पष्ट है कि सरफेस जो है सतह से रिलेटेड है और सतह के पास क्षेत्रफल होता है, अर्थात यह डेंसिटी, यह आवेश घनत्व क्षेत्रफल से संबंधित है। कैसे? तो देखिए, मान लेते हैं कि यह आपका सेकेंड टाइप्स है। मान लेते हैं कि एक प्लेट है कुछ इस तरह से, इस प्लेट की लंबाई को आप L मान लो और चौड़ाई को आप B मान लो। जब इसके पास लंबाई और चौड़ाई है तो जाहिर सी बात इसके पास क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल कितनी होगी? A = L × B। ये सतह का, इस पूरी सतह का क्षेत्रफल है। इस पर आवेश मान लेते हैं, आवेश कितनी है? तो आवेश प्लस पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, नेगेटिव भी आप मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखो यहाँ की चार्ज कितनी है? कैपिटल Q, और इसकी एरिया कितनी है? A। तो एरिया A पर चार्ज कितनी है? Q। तो 1 पे कितनी होगी? Q/A। तो इसीलिए अगर हम डिफिनेशन इसकी बनाएं तो बोलेंगे कि इकाई क्षेत्रफल वाले सतह पर उपस्थित आवेश
उस सतह का सतह आवेश घनत्व कहलाता है। अर्थात इसको हम लोग सूचित करते हैं सिंबल के रूप में सिग्मा से। तो यहाँ बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। अगर आप सिग्मा और ए को गुणा करोगे, सिग्मा ए इक्वल टू क्यू, अर्थात अगर आपको सिग्मा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पता है, दोनों को गुणा करेंगे तो आवेश निकल जाएगा। अगर यही सतह काफी छोटा होता, काफी छोटा होने का मतलब है कि जैसे कि आप कुछ इस तरह से सतह लेते और इसमें हम क्या करते, ऐसे बहुत सारे टुकड़ा इसमें हम काट देते और उसमें से किसी एक सतह के बारे में बात करते। तो इस पूरे सतह के एरिया को हम ए माने हैं, जो छोटा सा टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल होता है डी ए। इस पूरा पर आवेश का मान हम कैपिटल क्यू माने हैं, तो इस पर आवेश का मान होता डी क्यू। इसके अनुसार अगर देखें, जब एरिया यहाँ डी ए था तो इसका चार्ज कितना था डी क्यू, तो यूनिट पर कितना होता डी क्यू अपन डी ए, इसीलिए यहाँ सिग्मा बराबर आएगा डी क्यू अपन डी ए। तो ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब बहुत ही स्मॉल सतह होगा, और यह फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब सतह का क्षेत्रफल कुछ ज्यादा होगा या फाइनाइट होगा। अब यहाँ देखो, इस दोनों को ध्यान से देखो, ऊपर चार्ज है नीचे एरिया, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, हम सिग्मा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट क्या होगी। देखिए इसकी एसआई यूनिट, एसआई मात्रा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, तो ए टी एल माइनस 2, ये आपको ध्यान रखना, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये दो टॉपिक आपका था, एक लिनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अर्थात इकाई सतह पर उपस्थित, इकाई क्षेत्रफल वाले सतह पर उपस्थित आवेश, उस सतह का आवेश घनत्व कहलाता है। अब थर्ड नंबर आप देखते हैं, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में यहाँ आप नाम से स्पष्ट देख रहे हो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है। वॉल्यूम उसी के पास होता है जिसके पास लेंथ ब्रेथ ऑफ हाइट होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल में हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और एक ऐसा हम फिगर बनाते हैं जिसके पास आयतन उपस्थित है। जैसे कि इस तरह से देखिए, हमने यहाँ एक घन या क्यूब या क्यूबाइड जो भी आप नाम दे सकते हो, तो इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है और इसकी ऊंचाई H है। तो इसके पास अंदर आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सतह पर भी है, तो आवेश कितना है कैपिटल क्यू। इसकी आयतन कितनी है V, V की वैल्यू कितनी होगी LBH। अब देखो आप ध्यान से इसको, तो V जब इसकी आयतन है, इस पूरा पर आवेश है Q, मतलब V आयतन पर आवेश Q है, तो V आयतन पर आवेश Q है, तो एक आयतन पर आवेश कितनी होगी Q बाई V, सो तो है। अब देखिए रो इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, यही डिफिनेशन है। जैसे पिछले दो टॉपिक में आपने जिस तरह से इसको डिफाइन किया था, वही सेम कंसेप्ट आपका यहाँ भी है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अर्थात इकाई आयतन वाले सतह पर उपस्थित आवेश को उस वस्तु का आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। उसी प्रकार अगर स्मॉल वॉल्यूम यहाँ लिया जाए तो क्या बनेगा डी क्यू अपन डी वी। और इसकी हम एसआई यूनिट की बात करें तो आप क्या लिखोगे कूलम्ब पर मीटर के, और विमीय सूत्र इसकी क्या होगी डायमेंशनल फॉर्मूला ATL माइनस 3। क्लियर, यही आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से आप देखें कि चार्ज डेंसिटी कितने तरह का होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ और क्लियर कर देते हैं। जैसे हम एस्फेयर लेते हैं, हॉलो एस्फेयर, खोखला गोला, और खोखला गोला है, एक है सॉलिड एस्फेयर। एग्जांपल के लिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं हॉलो एस्फेयर के केस में। खोखला गोला
एंड सेकेंड सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। अब देखिए दोनों के आकार तो एक ही जैसा है, अंतर कहाँ है? देखिए रेडियस भी दोनों का हमने मान लीजिए सेम लिया, ये बीच में खाली है, इसके ऊपर सतह जैसे फुटबॉल होता है तो बीच में हवा रहता है, पूरा उसका सरफेस होती है, उसी प्रकार ये फिगर है। इसके सतह पर सिर्फ चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, कितना Q, अंदर चार्ज नहीं है क्योंकि अंदर तो खोखला है। यहाँ देखिए अंदर खोखला नहीं है, इसका मतलब अंदर चार्ज होगा और सतह पर भी चार्ज होगा। दोनों में डिफरेंस में, दोनों का स्फीयर है और स्फीयर जो है 3 डायमेंशनल होता है, ये भी 3 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल है। अब ध्यान से आप देखो कि इस दोनों के पास कौन सा आवेश घनत्व होगा, आयतन आवेश घनत्व होगा कि सतह आवेश घनत्व होगा। तो अगर जनरल देखें तो सभी लोग बोलेंगे लगभग कि आयतन आवेश घनत्व होगा। कारण ये है क्योंकि ये 3 विमीय वस्तु है, गोला जो होता है 3 विमीय होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। 2 विमीय 3 विमीय तो डिस्कशन हम किए थे ताकि आपको अच्छे समझ सके। इस केस में आप ये सोचोगे कि सतह किस डायमेंशन का है। सतह यहाँ देखिए सिर्फ सतह पर आवेश है, अर्थात यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। यहाँ सतह के साथ साथ अंदर आवेश है, इसलिए इसके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। यूं कहें कि यहाँ सिग्मा के मान जो होगा वो यहाँ सिग्मा होगा और यहाँ रो लिखेंगे। सिग्मा बोले तो सतह आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A। तो A हम किसका लेंगे, सरफेस का एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो 4πr²। अगर यहाँ ध्यान देखें इस पर आवेश टोटल कितना है Q, और यहाँ सरफेस पर आवेश है ही, साथ साथ इसके अंदर भी आवेश है, अर्थात यहाँ वॉल्यूम से बात करेंगे तो इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, तो 4π/3r³। तो ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस एग्जांपल से एक बात आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ होता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहाँ होता है। इसी दोनों में कंफ्यूजन होती है। सरफेस वहाँ हम कंसिडर करेंगे जहाँ सतह पर आवेश होगा, सिर्फ और सिर्फ सतह पर होगा, उसके अंदर नहीं होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वहाँ कंसिडर करेंगे जहाँ उसके अंदर चार्ज होगा और साथ साथ सरफेस पर चार्ज होगा। इस प्रकार ये आप इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। अब हम लोग इससे सीखेंगे कि अगर एक तरह का चार्ज है, जैसे कि देखिए कुछ और पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, उसको सीख लेते हैं। जैसे सेकेंड पॉइंट इसका है नेचर ऑफ चार्ज पर, चार्ज की प्रकृति पर। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, फिर एक पॉजिटिव चार्ज है, फिर दोनों नेगेटिव चार्ज है। इसकी मैग्नीट्यूड Q1 है, इसकी मैग्नीट्यूड Q2 है। Q1 जो है हमने सिखाया आपको कि Q1 चार्ज का सिंबल होता है, तो Q1 कूलम आप बोल सकते हो, Q2 कूलम। इसके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, पता हमको नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस दे रखा गया है। अब देखो कि इस दोनों चार्ज को हमने यहाँ लाकर रखा और रखने के बाद जैसे हमने इसको छोड़ा तो हमने क्या पाया कि ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, जबकि हमने इसमें कोई फोर्स नहीं लगाया। फिलहाल हमने ऐसा ही देखा कि यहाँ चार्ज था, दोनों लाकर रखे और रखने के बाद इसको हमने जब छोड़ा तो ये एक दूसरे से दूर गया। अब हमने क्या किया कि इसके प्लस की जगह को माइनस रखे, दोनों लाया, दोनों को छोड़ दिया, ये दोनों एक दूसरे की ओर आने लगा, और जब दोनों माइनस रखा एक दूसरे से दूर जाने लगा। इस तीनों एक्सपेरिमेंट से एक बात स्पष्ट हो रही है कि अगर सेम नेचर का चार्ज है तो एक दूसरे से दूर जाता है, अर्थात यहाँ रिपल्सन होता है। रिपल्सन बोले तो प्रतिकर्षण या विकर्षण, एक ही बात है। अगर हम निगेटिव पॉजिटिव ले, यहाँ देख रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है, अर्थात आकर्षण, एक दूसरे के नजदीक आएगा। आज तो दोनों माइनस है, यहाँ भी एक दूसरे से दूर जा रहा है, यहाँ भी होगा रिपल्सन, तो यहाँ भी प्रतिकर्षण और विकर्षण। तो हम बोल सकते हैं कि सिमिलर चार्ज
रिपेल टू ईच अदर व्हाइल डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अर्थात अगर सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी सीखे। और फिर एक और बात ध्यान में आता है यहाँ, जब इस फिगर को हम देखते हैं कि हमने तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर भी यह एक दूसरे से दूर गया, एक दूसरे से दूर गया, इसमें कोई ना कोई तो इस पर फोर्स लगाया होगा, तभी इससे दूर गया। इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, तभी इससे ये दूर गया। अर्थात अगर 100% हम ध्यान से देखें तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ भी फोर्स लगा और यहाँ भी फोर्स लगा। ये कौन सा फोर्स लगा? विदा टचिंग फोर्स, बिना टचिंग कोई टच, इसको कोई फोर्स लगाया ही नहीं है, विदाउट टचिंग फोर्स बोल सकते हैं इसको। संपर्क में तो है नहीं, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, एक दूसरे से दूर है। अर्थात दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है वो नॉन कांटेक्ट अर्थात असंपर्क बल होता है। दूसरी बात ये कि एक दूसरे से दूर जा रहा है और यहाँ एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, तो यहाँ भी जो फोर्स लग रहा होगा वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, एनसी। नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, असंपर्क बल होगा। क्लियर है? अच्छा, असंपर्क बल यहाँ आकर्षित हो रहा है, यहाँ विकर्षित हो रहा है। फिर एक और बात यहाँ हमको ध्यान देने वाली बात है कि जब एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इस फोर्स का नाम क्या है? इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, चाहे वैद्युत स्थिर बल, स्थिर वैद्युत बल हिंदी में बोले तो। इसका एक और नाम होता है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। इस फोर्स का एक और नाम होता है कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक बल अर्थात आप देख रहे हो कि यहाँ जो रिपल्सन या अट्रैक्शन हो रहा है, इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल भी कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स यानी कूलम्बीय बल भी कहते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे और इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों पड़ा? कारण इसका यह था कि जब हम इस दोनों चार्ज को रखे थे उसी समय से यहाँ बल लगना शुरू हो गया था। अर्थात ये दोनों चार्ज रेस्ट में था, शुरू में ये दोनों चार्ज रेस्ट में था, बोले तो विरामावस्था में था। अर्थात दो विरामावस्था में उपस्थित आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, वही बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। स्थिर का मतलब होता है विरामावस्था। तो दो स्थिर आवेशों के बीच आरोपित होने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यानी कि टू रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर क्वेश्चन उठता है कि जब ये बात मानिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन तो हम बता रहे हैं नेचर को कि प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, माइनस माइनस होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे के नजदीक आएगा। लेकिन ये इस पर कितना बल लगाया है, ये इस पर कितना बल लगाया है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंदर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि F का बल हम कैसे निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर इस आवेश का मान 4 कूलम हो, इस आवेश का मान 5 कूलम हो, तो जाहिर सी बात है ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ये इस पर कितना फोर्स लगाया और ये इस पर कितना फोर्स लगाया, उस दोनों फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अर्थात इसके अब मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब इस बल के मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कूलम्बिक या कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब के नियम के सहायता से ही हम इस बल के परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ से टॉपिक जो आएगा वो होगा आपका कूलम्बिक लॉ या कूलम्ब्स लॉ। तो अब हम सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। देखिए कूलम्ब्स लॉ
जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल लॉ को ही फॉलो करता है। बस डिफरेंस ये है, ग्रेविटेशनल लॉ में आप देखे होंगे जो हम लोग सीखे थे कि उसमें दो पिंडों के बीच, दो मासेस के बीच फोर्स लगता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जों के बीच लगता है। और बहुत सारा अंतर है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। इसके पास दोनों नेचर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट तो है लेकिन काफी चीजें उसकी प्रॉपर्टी इसमें मिलती जुलती है, इसलिए उससे इसको समझना हमको आसान हो जाता है। तो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम हमने आपको पहले ही बताया कि इस नियम का उपयोग दो स्थिर बल के बीच लगने वाले विद्युतीय बल को ज्ञात करने में किया जाता है। अब देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। देखिए, कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम है। इसमें एक इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला कि दो चार्ज इन्होंने लिया था, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव लिया इन्होंने। इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2 और दोनों का केंद्र है इसे, मान लीजिए दोनों का ये सेंटर है। इस दोनों के सेंटर को इन्होंने एक लाइन से ज्वाइन किया और इस लाइन को नाम दिया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी क्रियात्मक रेखा जिसको हम बोल सकते हैं, क्रियात्मक रेखा। एक ऐसा रेखा जिस पर बल अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करता है उसका नाम होता है क्रियात्मक रेखा। अब देखिए, दोनों चार्ज को प्लस है और इसके बीच की डिस्टेंस उन्होंने लिया, कंसीडर किया था r। आप d भी कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चार्ज Q1 और Q2, Q1 और Q2 अलग अलग चार्ज है, सेम भी हो सकता है। अब जब दोनों प्लस है तो ये इस पर फोर्स लगाया होगा, यानी कि दूसरा चार्ज पहला पर फोर्स लगा रहा है तो पहला पर फोर्स कितना लगाएगा, इस चार्ज को अपने से दूर भेजेगा। क्यों? कारण इसका है कि दोनों सेम नेचर का एक जैसा है, एक दूसरे से दूर जाएगा तो इस पर ये इसको अपने से दूर भेजाएगा, मतलब इस दिशा में फोर्स लगाएगा और इस दिशा में जो फोर्स लगाएगा इसकी फोर्स की वैल्यू होगी, इसको फोर्स तो लगाएगा F, लेकिन फोर्स लग रहा है 1 पर, लगा कौन रहा है 2, लिखेंगे इसको F1 2। अब यहां देखो, ये इस पर फोर्स लगाएगा, कहा कि हाँ ये इस पर फोर्स लगाया तो इस पर फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स जो होता है इक्वल होता है, जब ये इस पर फोर्स लगाया ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये इस पर सेकंड वाला फोर्स लगाएगा कितना, तो F, यानी कि 2 पर फोर्स लगा रहा है कितना 1। अब देखो, ये दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों चार्ज तो अलग अलग है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम ध्यान से देखें इसको, तो ये फोर्स और ये फोर्स, अर्थात इस पर लगने वाला बल और इस पर लगने वाला बल, दोनों बल इक्वल ही होगा, अर्थात F12 और F21 दोनों का मान बराबर होगा। एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होंगे, अर्थात हम ये बोल सकते हैं, ये हम कैसे बोल दिए, तो एनपीएल से बोल दिए, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय नियम से बोल दिए। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो कूलॉम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। फिलहाल अभी तक हम लोग कूलॉम का नियम नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने जो सोचा उसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि ये कूलॉम का नियम 100% न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। दूसरी बात ये, आप देखिए इनका मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट ये था कि जब दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कुछ रखें, इस पर चार्ज रखें तो एक दूसरे पर फोर्स लगता है और वो फोर्स इक्वल होता है, तो उस फोर्स को हम मान लेते हैं F मान लेते हैं, तो फोर्स लगा F। फर्स्ट स्टेटमेंट उनका ये था कि the force exerted between two charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges, the product of magnitude of two charges, तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, मतलब कहने का
कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। पहला स्टेटमेंट था कि विद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब अगर आवेश को आप बढ़ाओगे तो बल का मान भी बढ़ेगा। अगर आवेश का गुणनफल का मान आप बढ़ाओगे तो उसके बीच लगने वाला बल का मान बढ़ेगा। आप देख लो कैसे बढ़ेगा, ध्यान से देख सकते हो आप। एग्जाम्पल यहीं पर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस पर शुरू में 2 कूलम चार्ज था, इसमें भी 2 कूलम चार्ज था। इसके भी जो फोर्स लगेगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? दोनों को फोर्स तो सेम ही लगने वाला है क्योंकि न्यूटन लॉ लग रहा है। तो फोर्स कितना? F प्रोपोर्शनल टू 2 × 2 कितना? तो 2 कूलम × 2 कूलम बोले तो F प्रोपोर्शनल टू 4 आएगा। यानी कि लगभग 4 न्यूटन आप इसको मान सकते हो। लेकिन हमने क्या किया कि इस चार्ज को हमने 2 कूलम रखा, लेकिन इस चार्ज को हमने 4 कूलम कर दिया। देखिए 4 कूलम कर दिया। तो ये इस पर जो फोर्स लगाया मान लीजिए F, ये इस पर फोर्स लगाएगा F। दोनों में फोर्स अभी भी सेम लगेगा, लेकिन पहले इतना नहीं लगेगा। इसको हम चेंज कर देते हैं, F डैश कर देते हैं। इस F डैश का मान कितना होगा? प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 कीजिए तो 2 कूलम गुणे 4 कूलम कितना हो गया? 8। यानी कि पहले कितना लग रहा था? 4, अब कितना लग रहा है? 8। यानी कितना गुना हो गया? 2 गुना। यानी कि पहले की अपेक्षा 4 बल कितना लगने लगा? 2 गुना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने चार्ज को 2 गुना किया। अर्थात इस दोनों में से किसी एक चार्ज को भी अगर हम 2 गुना कर दें तो इस पर दोनों को जो लगने वाला बल है पहले से 2 गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि इसको हमने 2 गुना किया, ये इस पर 2 गुना फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं, दोनों को 2 गुना फोर्स लगेगा। अर्थात फोर्स का वैल्यू डबल हो जाएगा। अगर दोनों को हम डबल कर दें, जैसे कि इसको भी अगर हम 4 कर देते तो देखिए क्या होता। 4 गुना 4 कितना हो जाता? 16। तो अब कितना होगा? 4 गुना। देखिए इसको भी 2 गुना किया, इसको भी 2 गुना किया, कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हो रहा है कि चार्ज के गुणनफल को बढ़ाने से या चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से उसमें लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाता है। अर्थात 2 आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने देखा। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इनका सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स F, उनके बीच की दूरी कितनी है? R, उसके बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। 11:40 है ना? फोर्स बिटवीन द डिस्टेंस F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब यहाँ देखिए डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स का मान घटेगा। तो आप देखो, आप ध्यान से कि यहाँ एक चार्ज है प्लस, यहाँ एक चार्ज है प्लस, दोनों के बीच के डिस्टेंस है r। यहाँ चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है Q। अब हम चार्ज को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा F, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा F। दोनों फोर्स तो सेम होने वाला है क्योंकि चार्ज भी सेम है और सेम नेचर का भी है। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/r² यहाँ लिख सकते हो। अगर हम इस R को डबल कर दें, जैसे बढ़ा दें, जैसे देखिए R को हमने यहाँ डबल कर दिया। पहले यहाँ कितना था? Q, आवेश हमने उतना ही रखा, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ा दिया। तो इस केस में अगर हम फोर्स की बात करें, यहाँ बल हम निकालें तो बल का मान जो होगा 1/2r², अर्थात 1/4r²। लेकिन पहले से बदल गया, पहले था 1/r², अब है 1/4r²। पहले से बल का मान बदल गया। बदलने का मतलब कि घट गया, 1/4 टाइम्स हो गया। तो कहने का मतलब कि डिस्टेंस अगर आप बदलते हो तो बल का मान बदलेगा। इस दोनों स्टेटमेंट से उन्होंने एक सेंटेंस बनाया और बोला कि एक अपना नियम बताया कि अब बोल सकते हैं हम कुछ इस तरह से
कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ the force exerted between two rest charge particles is directly proportional to product of magnitude of two charges and is inversely proportional to a square of distance between them. This is called Coulomb's law. अर्थात दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलॉम का नियम कहा जाता है। तो अगर इसको आप फॉर्मूला के रूप में ड्राइव करना चाहो तो देखो आपको क्या मिलेगा। उन्होंने क्या किया कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एफ दोनों में है, एफ लिखेंगे, प्रोपोर्शनल दोनों में लिखेंगे, Q1 Q2 है लिखेंगे, नीचे है R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। उनको ये रिजल्ट मिला। इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिक्स में एक रूल्स है। वो रूल क्या है देखिए कि जब भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करना होता है तो किसी न किसी अचर राशि से, किसी न किसी कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। जैसे कि F इक्वल टू यहाँ है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटा दिया तो यहाँ कुछ ना कुछ हम कांस्टेंट से गुना करेंगे और उस कांस्टेंट का नाम है K। अब देखिए ये जो K है ये स्मॉल k होना चाहिए, कैपिटल K नहीं, इस पर ध्यान रखना है। तो इस K को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसको समानुपातिक नियतांक या स्थिर नियतांक बोल सकते हैं। इसका एक और मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस k की वैल्यू, स्मॉल k की वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो आपका एक नया टर्म यहाँ मिला है, सिंबल मिला है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी कि निर्वात का परावैद्युतांक। निर्वात का परावैद्युतांक अर्थात ये भी एक कांस्टेंट है। तो इसकी भी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो नॉट है, जीरो जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वैक्यूम। अब वैक्यूम एक मीडियम को, पार्टिकुलर मीडियम को शो करता है, दिखाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि वैक्यूम एक मीडियम को शो कर रहा है, माध्यम को बता रहा है। अर्थात यहाँ अगर पानी रहता तो इसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाती, अगर यहाँ ग्लास होता तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती, अगर यहाँ एयर होता तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती, अगर यहाँ कोई कागज होता या इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती। अर्थात मीडियम अगर हम चेंज करते तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल जाती। अगर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल जाती तो देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल जाती तो k की वैल्यू बदल जाती। अगर k की वैल्यू बदल जाती, देखो फॉर्मूला में ये k आया है, तो ये फोर्स की वैल्यू बदल जाती। इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, force depends on distance between the two charges and force depends on the medium या vicinity of the medium, एक ही बात हुआ। तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ और उसके मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला।
तो आज हम लोग इतना ही सीखेंगे, फिर अगले लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। खतरनाक तालियों के साथ स्वागत किया जाता है। बहुत अच्छा है। हमको लगा जो पूरा नहीं कीजिए। अरे मैं काटिए ना इसको। कुछ बोल रहे हैं तो काटिए। अरे थोड़ा इसमें थोड़ा सा बोला है कि थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा तो ना फिर इसके डायरेक्ट निकलेगा तो अलग अलग थोड़ी निकलेगा, सब एक ही साथ निकलेगा। कितना घंटा का रिकॉर्डिंग रहेगा इसमें लैपटॉप में करेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर देगा ना, जैसे जैसे इतना दूर पे काटना एक बंद है कि इस चलते रहेगा ये। नहीं तो बंद भी कर सकते हैं। बंद कर दीजिए। अंडा लगा कुछ